बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने दृष्टि 2026 के इस बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब बच्चों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों का दिल अपनी पढ़ाई में लग रहा होगा, क्योंकि भाई हम लोग भी आप लोगों के साथ सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई आज के जो 4 टॉपिक्स मैं आप लोगों को आपके दृष्टि बैच में कराने वाली हूँ वो रहे बेटा ये। हम आपको कराने वाले हैं द हैप्पी प्रिंस इन द किंगडम ऑफ फूल्स, लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड और बेटा ईश्वरान द स्टोरी टेलर। तो ये 4 टॉपिक्स बेटा हमारी आज की क्लास के रहने वाले हैं, जिनको हम समराइजेशन के फॉर्म में करेंगे और प्रिपेयर करेंगे हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि भाई एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, हमारे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, नवंबर का महीना चल रहा है। तो पढ़ाई करना हमें स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा समय जो है बेटा हम पढ़ाई से हट के या ओझल होकर नहीं दे सकते। तो भाई सबसे पहली कहानी यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन्स पर जो आप देख पा रहे हैं वो कहानी का नाम है बच्चों ईश्वरान द स्टोरी टेलर। और ये ईश्वरान द स्टोरी टेलर जो है बेटा, इस कहानी को लिखने वाले राइटर का नाम है R.K. नारायण। हमारी स्टोरी में हमारे पास 2 मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं। एक बेटा जिनका नाम है ईश्वरान, जो कि एक ओल्ड मैन है जो कि कहानियां सुनाते हैं, और दूसरे होने वाले हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास महेंद्र। ठीक है, तो अगर हम स्टोरी की शुरुआत करें, अगर हम आपको बताएं स्टार्टिंग से कि स्टोरी में क्या है, तो भाई ईश्वरान द स्टोरी टेलर जो है सबसे पहले वो एक बड़ा ह्यूमरस और इमेजिनेटिव शॉर्ट स्टोरी है आपकी मोमेंट्स की किताब में से। ये कहानी महेंद्र ने सुनाई है हमें। महेंद्र कौन है? वो एक जूनियर सुपरवाइजर है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जा जाकर ये काम करता है। तो महेंद्र एक बैचलर है, महेंद्र एक कुंवारा लड़का है, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनका परिवार के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि जो हमारे महेंद्र हैं वो अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाकर काम करवाते हैं। तो बेसिकली इनका काम है सुपरवाइज करना, जैसे ठेकेदार होते हैं ना। ठेकेदार का क्या काम होता है कि जहां पर भी आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है उस कंस्ट्रक्शन की साइट पर जाना और कंस्ट्रक्शन की साइट पर जाकर पूरा का पूरा काम को चेक करना। तो ये जो बेटा हमारे व्यक्ति हैं जिनका नाम है महेंद्र, इनका काम भी यही था, अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाना और काम कराना। कभी किसी रेलवे स्टेशन, कभी किसी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन, कभी किसी फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन, कभी किसी माइनिंग साइट की कंस्ट्रक्शन। तो यानी अलग अलग जगहों पर इनका आना जाना लगा रहता था। अब क्योंकि बेटा ईश्वरान जो है हमारे, अब वो कौन है उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन जो महेंद्र हैं हमारे बच्चों, उनके पास कोई मतलब अपना प्रॉपर ठिकाना नहीं था रहने का। मतलब कभी वो कैंप में रह रहे हैं, कभी टेंट्स में रह रहे हैं, कभी उन्हें कोई घर दिया जा रहा है। मतलब हमारे ईश्वरान जो है वो अलग अलग, महेंद्र जो है वो अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। अब जब बेटा हमारे महेंद्र जो हैं वो अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि शादी कर भी लेंगे तो क्या अपनी बीवी को लेकर हर कंस्ट्रक्शन साइट पर घूमते रहेंगे? नहीं। इसीलिए अभी तक हमारे महेंद्र ने शादी नहीं करी थी। मगर बीवी ना होने के बावजूद भी, बीवी और टीवी दोनों के ना होने के बावजूद भी हमारे महेंद्र के पास एक बहुत बड़ा एसेट था जिनका नाम था ईश्वरान। ये ईश्वरान बेटा टेक्निकली देखा जाए तो सर्वेंट थे हमारे महेंद्र के, उनके कुक थे, उनके गाइड थे, उनके सपोर्टर थे, उनके फ्रेंड थे और उनके लिए काम करते थे, जिनका नाम था ईश्वरान। तो जहां जहां पर महेंद्र जाते ईश्वरान भी उनके साथ साथ हर जगह पर उनको अकंपनी करते। ठीक है, अगर बात की जाए बच्चों ईश्वरान की, तो वो ना तो सिर्फ एक एक्सीलेंट केयर टेकर थे बट एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी थे। यानी कभी भी जीवन के अंदर हमारे महेंद्र को टीवी की कमी ईश्वरान ने महसूस नहीं होने दी। जब भी कहीं पर भी वो लोग जाते तो टीवी की कमी ईश्वरान पूरी करते, क्योंकि ईश्वरान हमारे महेंद्र को इतनी सारी कहानियां सुनाते, इतनी बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुनाते कि वो स्टोरी सुनकर हमारे जो ईश्वरान है उनको बहुत ज्यादा महेंद्र को बहुत ज्यादा मजा आता। कभी कोई कहानी, कभी कोई कहानी, और कहानी सुनाने का तरीका भी ईश्वरान का ऐसा था, ठीक है, जेस्चर्स को यूज करना, कहानी में मिस्ट्री क्रिएट करना, कहानी में सस्पेंस क्रिएट करना, ठीक है, ताकि जो कहानी है वो इंटरेस्टिंग हो सके। अब जैसा कि मैंने बताया बेटा, महेंद्र का काम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का था, तो ईश्वरान हमारे महेंद्र को जहां पर भी वो जाते उनको अकंपनी करते और उनकी डेली नीड्स का ध्यान रखते। ठीक है, उनके लिए कुकिंग करते, उनके लिए कपड़े धोते, उनके लिए सारे घर के काम संभालते। यहाँ पर बताया गया है हमारी बुक के अंदर भी कि हमारे जो ईश्वरान है वो इतने एक्सीलेंट कुक थे कि अगर आप एक ऐसी जगह पर चले जाओगे जहां पर आपको सब्जियां नहीं मिलेंगी, ठीक है, जहां पर सब्जियां दूर दूर तक कहीं नहीं है, वहां पर भी विद इन एन
आवर, ठीक है, ऐसी जगहों पर भी बेटा विद इन 1 आवर, विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे ईश्वरान जो थे पता नहीं कहाँ से सब्जियां ढूंढ कर ले आते एंड ही वुड मेक द बेस्ट डिशेस, और उसके बाद उन सब्जियों से वो ऐसा खाना बनाते जो कि हमारे महेंद्र खाते रह जाते। तो यहाँ पर महेंद्र अगर देखा जाए बेटा तो एक बहुत बड़ा ईश्वरान जो है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट थे महेंद्र के, कि जहां जहां पे हमारे महेंद्र जाते हैं ईश्वरान उनके साथ साथ वहां पर चले जाते हैं। अब ईश्वरान का डेली रूटीन भी यहाँ पर बेटा बताया गया है कि सुबह सुबह सबसे पहले ईश्वरान उठते हैं, सबसे पहले वो खाना बनाते हैं महेंद्र के लिए, उनको उनका जो भी सामान उन्हें खाने का लेकर जाना है वो खाना उन्हें पैक करके देते हैं, ठीक है, खुद भी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, और अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे महेंद्र क्या करते हैं, ईश्वरान क्या करते हैं, उसके बाद नहाने चले जाते हैं। नहाते हैं तो 2-4 प्रेयर्स बोलते हैं, फिर अपना खाना खाते हैं, फिर कुछ किताबें पढ़ते हैं, और जैसे महिलाएं दोपहर में सो जाती हैं वैसे ईश्वरान जो है बेटा वो भी हमारे दोपहर की नींद लेते हैं, अच्छे से दोपहर को जो है बच्चे सोते हैं। अब ईश्वरान की कहानियां इतनी इंटरेस्टिंग हैं, ईश्वरान जो कहानियां सुनाते हैं वो इतनी मज़ेदार होती हैं, इतनी इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि जो सामने वाला कहानियां सुन रहा होता है ना उसको भी वो कहानियां सुनने में बहुत मज़ा आता है। ईश्वरान की एक यूनिक हैबिट है बेटा थ्रिलिंग कहानियां सुनाने की, एग्जैजरेटेड स्टोरी सुनाने की, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की, ठीक है। जैसे उन्होंने एक बार एक इंसिडेंट बताया था कि वो एक डेजर्टेड रोड से जा रहे थे, वो एक खाली रोड से जा रहे थे, और खाली रोड पर उन्हें एक बिग बुशी बीस्ट मिलता है। क्या मिलता है उन्हें? एक बिग बुशी बीस्ट मिलता है। अब आपके दिमाग में भी आएगा मैम ये बिग बुशी बीस्ट क्या है, तो बेटा ये बिग बुशी बीस्ट और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक पेड़ है, ठीक है, ये सिर्फ एक ट्री है, ये एक बड़ा सा ट्री है जिसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी बिग ट्री, ठीक है, जो ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन अंधेरे में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कोई मॉन्स्टर ऐसे जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। और जब ईश्वरान पहले डर गए कि भैया क्या है क्या है क्या है, और जब ईश्वरान ने उसको पास में जाकर देखा तब ईश्वरान को समझ में आया कि भाई वहां पर जो चीज वो देख रहे हैं वो कोई भी बिग बुशी बीस्ट नहीं है, वो तो एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है और उसकी टहनियां हैं जो ऐसे लग रही हैं जैसे कि मानो एक बीस्ट हो। तो ये ईश्वरान की बेटा खासियत थी कि वो कहानियां इस तरीके से सुनाते थे, जब भी सबको बातें कहानियां सुनाते थे तो वो कहानियों में पहले मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर क्रिएट करते थे। और ये हैबिट जो है बेटा कहानियां सुनाने की, ये उनको आई थी तमिल लिटरेचर से। कहाँ से आई थी? तमिल लिटरेचर से आई थी, क्योंकि हमारे ईश्वरान तमिल लिटरेचर पढ़ते थे दोपहर को, और वो कहानियां जो थी बेटा वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती थी। तो उन इंटरेस्टिंग स्टोरीज से हमारे ईश्वरान को भी जो है थोड़ा अंदाजा लग गया था कि कहानियां किस तरीके से सामने वालों के आगे प्रेजेंट करनी है। हर इंसिडेंट जो ईश्वरान सुनाते थे उसको इतने इमोशन और इतने ड्रामा के साथ सुनाते थे कि वो बातें बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाती थी, ठीक है। ही ऑफन नरेटेड स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट एलिफेंट्स, घोस्ट एंड सुपरनैचुरल इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये सुपरनैचुरल इवेंट से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है एक एलिफेंट की। तो ऐसे ही एक दिन महेंद्र जो है वो हमारे ईश्वरान के साथ बैठे बैठे खाना खाने के बाद, ये लोग किसी क्वेरी पर थे, स्टोन क्वेरी पे थे। स्टोन क्वेरी मतलब जहाँ पर पत्थर की खदानें होती हैं, वहां पर ये लोग थे। और कहानी के दौरान क्या होता है, सॉरी, तो हमारे ईश्वरान और महेंद्र बैठे हुए थे। जब ऐसे ही महेंद्र ने एक दिन कहानी सुनानी शुरू करी एलिफेंट्स के बारे में, महेंद्र को कहानी सुनानी शुरू करी एलिफेंट्स के बारे में। कहानी कुछ ऐसी थी बेटा कि हमारे जहाँ पर महेंद्र ईश्वरान रहते थे, ईश्वरान बताते हैं कि वहां पर ना बहुत सारे एलिफेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। और वो कहते हैं उन एलिफेंट्स का मेन काम क्या था, ठीक है। वो बताते हैं कि हमारे वहां पर ना बहुत सारे एलिफेंट्स हुआ करते थे, और उन एलिफेंट्स का मेन काम क्या होता था, टू पिक पीसेस ऑफ टिम्बर, ठीक है। उनका काम वहां पर क्या होता था, टिम्बर को उठाना। टिम्बर क्या होती है बेटा? टिम्बर एक तरीके की लकड़ी होती है, बड़ा भारी लकड़ी होती है ये। तो वो एलिफेंट्स उठा उठाकर लॉरीज पर लोड करते थे, मतलब एलिफेंट अपनी सूंड में जो है वो बड़ा सा लकड़ी का पीस उठाएगा और उसको ट्रक के लॉरी के ऊपर, ट्रक के ऊपर रख देगा। तो एक दिन क्या होता है, ऐसा ही एक एलिफेंट जो है बेटा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एक एलिफेंट आपका, और जंगल से भागकर बेटा शहर के अंदर आ जाता है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, आपका जो एक टाइगर है, सॉरी एलिफेंट है, वेरी सॉरी, जो आपका एलिफेंट है बेटा वो क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और आउट ऑफ कंट्रोल होकर ही एंटर्ड इनटू द सिटी। और यहाँ से जो आपका एलिफेंट है वो सिटी के अंदर एंटर कर जाता है।
अब जैसे ही वो सिटी के अंदर एंटर करता है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करना स्टार्ट करता है। रास्ते में उसको जो भी स्टॉल्स दिखते हैं, ठीक है, जो भी पोस्ट दिखते हैं, मतलब एनीथिंग दैट ही सीज इन बिटवीन, वो उन सब को डिस्ट्रॉय करते हुए, उन सबको डिस्ट्रक्ट करते हुए आगे बढ़ता है। और ऐसे करते करते, भागते भागते, ये जो एलिफेंट है ये पहुंचता है कहाँ पर? ये पहुंचता है बेटा ईश्वरान के स्कूल में। जी, ईश्वरान के बचपन की कहानी है। वो बताते हैं कि फिर ये एलिफेंट जो है ये ईश्वरान के स्कूल में पहुंचता है। स्कूल में पहुंचते हुए पीपल वर स्केयर्ड, ठीक है, स्टूडेंट्स और एवरीवन वर स्केयर्ड। स्टूडेंट और टीचर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि भैया ये जानवर कहाँ से आ गया हमारे यहाँ पर, और सब लोग भागने लगते हैं। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स जो थे बेटा वो अपने आप को क्लासरूम में बंद कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप को क्लासरूम में बंद कर लेते हैं, और आपके जो टीचर्स हैं बेटा वो टेरेस पर चले जाते हैं, टीचर्स जो है वो छत पर चले जाते हैं। ठीक है, ताकि वो लोग अपने आप को एलिफेंट से बचा सके। अब एलिफेंट यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा? एलिफेंट यहाँ पर गोल पोस्ट को तोड़ रहा है। ठीक है, इज ब्रेकिंग द गोल पोस्ट। जो यहाँ पर स्कूल के अंदर उनके मैदान में गोल का पोस्ट लगा हुआ था ना, जिसमें वो लोग अपना फुटबॉल खेलते थे, वो गोल पोस्ट को तोड़ दिया। ठीक है, ड्रम फुल ऑफ वाटर, ठीक है, एक ड्रम था बेटा जो पानी से पूरा भरा हुआ था, ड्रम फुल ऑफ वाटर, उसको पूरा का पूरा उन्होंने बिखेर दिया। इस तरीके से धीरे धीरे करके जो हमारा एलिफेंट है वो स्कूल में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा था, स्कूल में भी बहुत ज़्यादा विध्वंस कॉज कर रहा था। अब ईश्वरान जो है वो बताते हैं कि ही वॉज ऑल्सो ऑन टेरेस। तो ईश्वरान बताते हैं कि मैं भी उस समय टेरेस पर था। ईश्वरान वॉज ऑल्सो ऑन टेरेस। वो कहते हैं मैं भी टेरेस पर था, और मैं हमारे वहां नीचे उस टाइगर को, सॉरी वेरी सॉरी, मैं नीचे वहां पर उस, मेरे दिमाग में ना टाइगर घूम रहा है क्योंकि टाइगर की भी एक स्टोरी कराई है मैंने जस्ट इससे पहले। तो यहाँ पर एलिफेंट को देखता है और हमारे ईश्वरान को लगता है कि यार अगर ये इस तरीके से डिस्ट्रक्शन करता रहेगा तो इसको भगाएगा कौन। तो यहाँ पर बड़े ही करेजियस होकर, बड़े ही ताकत को अपने दिमाग, मतलब बड़े ही ताकतवर होकर हमारे ईश्वरान क्या करते हैं, ही टुक अ केन, उसने टीचर के हाथ से छड़ी ली। ठीक है, फ्रॉम अ टीचर, उन्होंने क्या किया, अपने एक टीचर से एक छड़ी ली और उसके सामने, ठीक है, एलिफेंट के सामने जाकर खड़े हो गए। ठीक है, एलिफेंट स्टूड इन फ्रंट ऑफ एलिफेंट। ठीक है, और जाकर क्या करा, वहां पर जाकर बिल्कुल सामने खड़े हो गए, किसके, एलिफेंट के सामने जाकर खड़े हो गए। अब एलिफेंट भी हमारे ईश्वरान को देखकर घुर्राया हूँ, अपना वो सूंड उठा कर करने लगा। तो भैया ईश्वरान को भी लगा कि भैया अब मैं क्या करूं, अब कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो जैसे ही हमारा एलिफेंट ईश्वरान की तरफ भागा, ईश्वरान के हाथ में जो केन थी, ही हिट द थर्ड टोनेल। उन्होंने क्या करा बेटा, उन्होंने हमारे एलिफेंट के पैर का थर्ड टोनेल हिट करा। ठीक है, पैर के जो तीसरा नाखून होता है उसको हिट करा उस केन से। जैसे ही उन्होंने उसके पैर के तीसरे नाखून पे मारा, द एलिफेंट शिवर्ड। जो एलिफेंट है बेटा, अचानक से उसके पूरे के पूरे शरीर के अंदर झंझनाहट सी हुई, एंड ही फेल। और जो बेटा आपका टाइगर है वो जमीन पर गिर जाता है, और थोड़े टाइम बाद आकर जो आपका जो एलिफेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, और थोड़ी देर बाद आकर आपके एलिफेंट को उठाकर ले जाते हैं उनके महाउट्स, जो उनके महावत होते हैं वो आते हैं और अपने एलिफेंट को वहां से उठाकर ले जाते हैं। इतनी कहानी सुनाई और हमारे ईश्वरान खाना बनाने के लिए चले गए। अब महेंद्र सोचते रह गए कि भैया ईश्वरान ने ये कैसे किया, कैसे उन्होंने उस एलिफेंट के थर्ड टोनेल पर मारकर उसको बेहोश कर दिया, इतना बड़ा जानवर उसको कैसे बेहोश हो गया, वो कितना आसानी से कैसे बेहोश हो सकता है। ये बात हमारे महेंद्र के मन में चलती रही। थोड़ी देर बाद ईश्वरान अपना खाना वाना कंप्लीट करके वापस आते हैं, और उसके बाद ईश्वरान से महेंद्र पूछते हैं कि हाउ। उन्होंने सिंपली पूछा कि ये काम आपने कैसे कर दिया, आपने कैसे उस एलिफेंट को, इतने बड़े जानवर को ऐसे मार गिराया। तो यहाँ पर हमारे ईश्वरान बताते हैं कि ही लर्नड एन आर्ट। उन्होंने बताया कि मैंने ना एक आर्ट सीखी थी जिसका नाम होता है जिजुत्सु। ठीक है, ये जीजुत्सु है ना, ये एक जापानीज आर्ट होती है बेटा, ये एक जापानीज आर्ट होती है। और वो कहते हैं मैंने ये जापानीज आर्ट सीखी थी कहीं ना कहीं, और मुझे लगा कि उस समय मुझे इस आर्ट को यूज करना है और इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से ईश्वरान जो है वो अक्सर कहानियां सुनाया करते थे। यहाँ पर ये बड़ी ही हीरोइक वर्जन था कहानी का। ठीक है, यह बड़ा ही हीरोइक वर्जन था कि किस तरीके से ईश्वरान जो है वो हीरो बन गए, कि और कोई जब उस एलिफेंट को नहीं मार पाया तो हमारे ईश्वरान ने उस एलिफेंट को मार दिया। ठीक है, ऐसी कहानियां अक्सर हमारे ईश्वरान जो है महेंद्र को सुनाते रहते थे।
कहानी में बेटा ट्विस्ट कब आता है? कहानी में ट्विस्ट आता है, एक दिन की बात है, महेंद्र को बहुत टेस्टी खाना खाने को मिलता है, ठीक है, बहुत टेस्टी जिसे कहते हैं, ठीक है, दुनिया भर के सारे पकवान खाने को मिलते हैं और महेंद्र बड़े खुश कि यार आज तो ईश्वरान ने क्या खाना बनाया है, लाजवाब, जब एकदम गजब का खाना बनाया है, खाना खाकर ही मजा आ गया। तो बैठे ईश्वरान और महेंद्र रात को साथ में, तो ईश्वरान को बोला महेंद्र ने कि आज तो आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। तब हमारे ईश्वरान महेंद्र को बताते हैं कि हाँ आज पूर्णिमा की रात है, ठीक है, और वो कहते हैं और हमारे यहाँ पूर्णिमा फुल मून की नाइट को जो हमारे इंसेस्टर्स होते हैं उनको खाना ऑफर किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे श्राद्ध करते हैं ना कि हम अपने पूर्वजों के लिए खाने की थाली बनाते हैं और पंडित जी को देकर आते हैं और श्राद्ध करते हैं पूरा, तो वो कहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर श्राद्ध किया गया था। तो प्रोबेबली वो शायद श्राद्ध का खाना था। और ये बात करते करते हमारे जो क्या कहते हैं ईश्वरान है वो बताते हैं हमारे महेंद्र को कि पता है यहाँ पर जहाँ पे हम रहते हैं ना, ये बड़ा अच्छा मूड था, अभी खाना वाना खाकर महेंद्र बड़े खुश थे, लेकिन अब जो कहानी हमारे ईश्वरान ने शुरू करी वो सुनकर महेंद्र बिल्कुल ही डर गए, क्योंकि अब हमारे महेंद्र को पता लगता है कि ये जिस जगह पर वो लोग रहते हैं, ऐसा उन्हें ईश्वरान बताते हैं कि जिस जगह पर हम रहते हैं ना, यहाँ पर इससे पहले बेसिकली क्या था, यहाँ पर एक सिमेट्री थी, ये एक बरियल ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, ये एक बरियल ग्राउंड है, यहाँ पर पहले दफनाया जाता था लोगों को, तो ये एक आप क्या कह सकते हैं कब्रिस्तान है जहाँ पर अभी हम लोग हैं। और वो कहते हैं अक्सर जब मैं यहाँ से खाना लेने जाता हूँ तो मुझे हड्डियाँ देखने को मिलती हैं, कभी किसी का कंकाल देखने को मिलता है, कभी हाथों की हड्डियाँ, कभी खोपड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ये सुनकर महेंद्र थोड़े से तो घबरा गए। और उसके बाद ईश्वरन बताते हैं कि तुम्हें पता है कि पूर्णिमा की रात को एक हेडलेस घोस्ट दिखता है, ठीक है, वो कहते हैं एक बिना सर की भूतनी दिखती है हमें, एक विमेन है, ठीक है, जो कि सिर्फ फुल मून नाइट पर दिखती है, जिसका बहुत ही श्रिवल्ड सा फेस है, जिसका फेस ऐसे अंदर की तरफ बिल्कुल सिकुड़ा सा हुआ उसका फेस है, ठीक है, उस सिकड़े हुए फेस के साथ वो बताते हैं कि जो उसके बाल है वो बहुत ज्यादा फैले हुए और अपने हाथ में वो एक अधमरा बच्चा, ठीक है, एक फीटस लेकर घूमती है। तो ये बात सुनकर एकदम से जो है आपके महेंद्र का खून सूख गया कि भाई ये क्या बता दिया इन्होंने मुझे। और महेंद्र जो थे वो सुनते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन इस बात को हंसी में उड़ा देते हैं कि नहीं नहीं ईश्वरान, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, तुम पागल बना रहे हो मेरा, ऐसा सच में नहीं होता। कुछ दिनों बाद अब हर रात, अब ये चीज की बात तो हमारे महेंद्र के दिमाग में बैठ गई, तो हर रात महेंद्र थोड़ा बहुत डरते कि देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, बाहर देखूं विंडो के, बाहर नहीं देखूं विंडो के। तो अब ना हमारे महेंद्र के मन में विंडो के बाहर देखने का डर जो था बेटा वो आ गया था। लेकिन होता क्या है, कुछ दिन बाद महेंद्र एक्चुअली यहाँ पर क्या करते हैं, फुल मून नाइट है और उनको ना बाहर से कुछ बिल्ली के रोने की आवाज आती है। अब आप लोगों ने भी कभी ना कभी बिल्ली को रोते हुए सुना होगा, और तो जब सच में बिल्ली रोती है तो बहुत डरावना लगता है, और खासकर रात को अगर 1-2 बजे अगर बिल्ली रोने लग जाए तो और ज्यादा घबराहट होने लगती है। तो इस तरीके से एक बिल्ली के रोने की आवाज आती है बड़ी तेज तेज, कि कोई बिल्ली जो है वो रो रही है। तो महेंद्र बाहर देखते हैं विंडो के कि कहीं कुछ दिख जाए, कोई बिल्ली तो नहीं रो रही। तो थोड़ी देर बाद आवाज हल्की हो जाती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद वो आवाज और खतरनाक और डरावनी हो जाती है, और इस बार जब महेंद्र विंडो के बाहर देखते हैं तो महेंद्र को एक्चुअली एक वो घोस्टली फिगर दिखता है, फुल मून नाइट है विंडो के बाहर, और वो लड़की जो है बेटा सच में बिल्कुल हेडलेस थी, ठीक है, और उसके हाथ में उसने इस तरीके से एक नकली अधमरा बच्चा पकड़ा हुआ था, चेहरा बहुत डरावना था। वो देखकर ईश्वरान बहुत घबरा जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके महेंद्र से अपनी आंखें बंद करके सोने लगते हैं कि शायद ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, शायद सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ मेरे मन का वहम है, क्योंकि मुझे ईश्वरान ने ऐसी कहानियां सुनाई हैं, तो शायद मैं ये चीज़ इमेजिन कर रहा हूँ, तो पक्का यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा दिमाग मेरे साथ मजे कर रहा है। ये बात को सोचकर वो डिसाइड करते हैं कि बस यार मेरा बस हो गया है, मैं चल अभी सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह जब वो उठते हैं तो वो भूल जाते हैं रात को उन्होंने क्या देखा था, लेकिन ईश्वरान जब उन्हें खाने का अपना डब्बा पकड़ा रहे थे उस समय पर ईश्वरान उन्हें बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ पर कोई ना कोई डरावना एक व्यक्ति है, वो डरावनी भूतनी है जो तुम्हें सिर्फ उस दिन दिखती है, जब तुम्हें सिर्फ फुल मून नाइट पर दिखती है, पूर्णिमा रात पर दिखती है। वो कहते हैं तुम्हें विश्वास हो गया ना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो भूतनी है और तुम्हें कल रात को वो भूतनी दिखी ना। तो महेंद्र भी डर गया कि यार मुझे तो लगा शायद से ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे
हमारा ईश्वरान भी बोल रहा है कि क्या तुमने वो भूतनी देखी ना, सच में जो भूतनी वहां पर थी। तो ये बात सुनकर हमारा ईश्वरान जो है वो बहुत जो है वो खुश हो जाता है कि चलो मेरी बात तो सुनी कम से कम इसने। और महेंद्र बहुत ज्यादा घबरा जाता है ये सोचकर कि क्या सच में ही तो यहाँ पर कोई भूतनी नहीं है। और ये चीज सुनकर कि यहाँ पर सच में शायद कोई भूत हो सकता है, हमारे महेंद्र डिसाइड करते हैं कि वो अगले ही दिन इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। और ये स्टोरी जो है बेटा वो फनी, ह्यूमर और मिस्ट्री पर एंड होती है। हमें नहीं पता कि यहाँ पर सच में कोई भूत था या नहीं था, लेकिन जिस तरीके से कहानी उन्हें ईश्वरान ने सुनाई थी, भले ही वहां पर कोई रियल घोस्ट हो या ना हो, हमारे जो महेंद्र हैं वो उनका दिमाग जो था उन्हें एक्चुअली घोस्ट सब इमेजिन करवा रहा था। तो स्टोरी जो है वो एक बहुत ही फनी और मिस्टीरियस रहस्यमय एंड पर खत्म होती है कि क्या सच में वहां पर कोई भूत था, या फिर हमारी ईश्वरान की कहानी सुनाने का तरीका इतना उम्दा था कि हमारे महेंद्र को लगा कि जैसे मानो वहां पर भूत है, बट वहां पर भूत नहीं था, वो सिर्फ उनकी सोच थी। तो स्टोरी का मॉरल ये है बेटा कि यहाँ पर आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन को दिखाया गया है और स्टोरी टेलिंग को दिखाया गया है। इट ऑल्सो शोज कैसे गुड स्टोरी टेलर जो है वो बाकियों के दिमाग को इन्फ्लुएंस कर सकता है सिर्फ अपने वर्ड्स से। जो बातें यहाँ पर ईश्वरान ने हमारे महेंद्र के दिमाग में डाली, हमारे जो महेंद्र हैं बेटा वो भी चीज़ों को अब उसी तरीके से जो है एनालाइज कर रहे हैं, वो चीज़ों को भी उन्हीं तरीकों से अब देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आपकी पहली कहानी जो है बच्चों खत्म हो जाती है और अब शुरू करने वाले हैं बच्चों हम आप लोगों के साथ आपकी दूसरी कहानी, जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और ये कहानी लिखने वाले राइटर का नाम है बेटा A.K. रामानुजन। ठीक है, इस कहानी के अंदर आपके पास टोटल 4 कैरेक्टर्स होने वाले हैं। ठीक है, क्या होने वाले हैं इस कहानी में बेटा, आप लोगों के पास कुल मिलाकर कुछ 4 कैरेक्टर्स होने वाले हैं। ये 4 कैरेक्टर्स कौन कौन है बेटा? एक है आपके पास गुरु, एक है बेटा आपके पास उनके डिसाइपल, उनके शिष्य, उनके चेले। ठीक है, एक है आपके पास एक किंग, ठीक है, और एक है आपके पास एक मिनिस्टर। ठीक है, तो आपके पास इस कहानी के अंदर कुल मिलाकर 4 लोग होने वाले हैं, एक गुरु और उनके डिसाइपल और उनके साथ में एक किंग और एक मिनिस्टर। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है बेटा कि हमारे जो गुरु और डिसाइपल हैं, यानी गुरु और जो शिष्य हैं, वो एक दिन घूमते घूमते इस किंगडम ऑफ फूल्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब वो लोग इस किंगडम ऑफ फूल्स पहुंचते हैं तो यहाँ पर वो जब दिन में पहुंचते हैं तो वो दोनों ये नोटिस करते हैं कि भाई यहाँ तो सब कुछ बहुत ही अजीब है, यहाँ तो सब कुछ बहुत ही विचित्र है, यहाँ पर जैसा उन्होंने इमेजिन किया था चीजें वैसी बिल्कुल भी नहीं है, चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला था कि यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा अजीब है? क्योंकि इधर आकर उन्होंने नोटिस किया कि दिन में कोई भी बाहर नहीं है। ठीक है, पूरा दिन खाली है, दिन में कोई बाहर नहीं है, दिन में सब सो रहे हैं और रात को सब जब उठे तो काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों था? क्योंकि बेटा कहानी की स्टार्टिंग में ही हमारे जो किंग और मिनिस्टर है वो इतने फूलिश थे कि उन्होंने यहाँ पर एक ऑर्डर दिया था कि हम लोग एक नया किंगडम बनाएंगे, एक अलग किंगडम बनाएंगे। और ये अलग किंगडम बनाने के चक्कर में हमारे इस राजा ने और हमारे इस मिनिस्टर ने एक ऑर्डर पास किया था कि अब से दिन में सब लोग सोया करेंगे और रात में सब लोग जागा करेंगे। तो इनफैक्ट जो गायें, बिल्ली, भैंस है, उन सबको भी दिन में सोना सिखा दिया गया था और रात को जागना सिखा दिया गया था। तो यहाँ पर जब हमारे मिनिस्टर और हमारे जो आते हैं, जब हमारे कि गुरु और डिसाइपल यहाँ पर आते हैं तो वो लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि दिन बिल्कुल खाली है। वो दोनों बेचारे बड़े भूखे पूरे दिन घूमते रहे और शाम जैसे ही हुई, सूरज जैसे ही ढला बेटा, पूरा का पूरा शहर उठ गया और अपने अपने काम पर निकल गया। ये चीज़ देखकर हमारे गुरु और डिसाइपल पहले तो थोड़े शॉक हो गए कि बताओ ये क्या अजीब जगह है यार, यहाँ पर दिन में सब लोग सोते हैं और रात में सब लोग काम करते हैं। चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। अभी कहानी में एक और ट्विस्ट आएगा, वो मैं बताती हूँ। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स बेटा, ये भी एक फनी स्टोरी है, येट एक मीनिंगफुल फोकटेल है जो कन्नड़ा लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करी गई है। ये स्टोरी बेटा एक स्ट्रेंज किंगडम के बारे में बताती है, एक विचित्र किंगडम के बारे में बताती है, जहाँ पर एक फूलिश किंग था और उसका ही इक्वली फूलिश मिनिस्टर था। जितना अंधेर नकरी और चौपट राजा का बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा ये कहानी। इस किंगडम के अंदर रात को दिन कंसिडर करते थे और दिन को रात कंसिडर करते थे, यानी दिन के समय पर लोग सोते थे और रात के समय पर काम करते थे। हर चीज मार्केट में बेटा यहाँ पर जो बिकती थी वो सेम थी। मतलब तुम 10 किलो चावल लो, तुम 1 किलो सोना लो, तुम 1000 किलो गेहूं ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चीज का प्राइस एक था। वेदर वो राइस हो, गोल्ड हो, घी हो, बनाना हो, वेजिटेबल हो, दैट इज 1 डूडू। ठीक है, दैट इज 1 डूडू। मतलब आप दुनिया में कुछ भी खरीद लो, सब कुछ 1 डूडू का मिलेगा। अब जैसा बेटा मैंने आप लोगों को बताया, शाम का समय हुआ तो गुरु और डिसाइपल को लगी भूख कि भैया कुछ जाकर खाते हैं। तो एक दिन एक वाइस गुरु और डिसाइपल जो है वो इस किंगडम में आते हैं
गुरु को यहाँ पर आते ही जब वो लोग खाना लेने जाते हैं, जब वो खाना लेते हैं और जब वो ये चीज देखते हैं कि यहाँ पर हर चीज सिर्फ एक डूडू की है, सिर्फ एक सिंगल डूडू के अंदर आपको सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, कुछ भी आप खरीदो वो सिंगल डूडू का ही मिलेगा आपको। तो ये चीज देखकर हमारे गुरु को समझ में आ गया कि यार ये ना कुछ अजीब जगह है, यहाँ पे दिन में लोग सोते हैं, रात को यहाँ पर जाकर काम करते हैं, ठीक है। हर चीज भले वो सोना हो, चांदी हो, खाना हो, वेजिटेबल हो, सब्जी हो, घी हो, मक्खन हो, ब्रेड हो, सब चीज सिर्फ एक एक रुपया कॉस्ट करती है। तो ये चीज देखकर गुरु जो है उनको समझ में आ जाता है कि भैया ये बड़ी खतरनाक जगह है, और वो अपने डिसाइपल को भी बोलते हैं कि देख भाई मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि ये जगह जो है बड़ी फूलिश है, आज ये कुछ भी कर रहे हैं, कल को ये फूलिशनेस तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है, इनकी फूलिशनेस बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ये सब लोग नादान है, ये सब लोग पागल हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और ये सब पागलपन आपके ऊपर भी आ सकता है, ये डेंजर कभी भी आपकी तरफ भी घूम सकता है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग इस जगह को छोड़कर यहाँ से चल दें। मगर जो डिसाइपल था बेटा, जब उसने देखा कि यहाँ पर सब कुछ बहुत सस्ता है, ठीक है, सब कुछ एक डूडू में है, चावल हो, घी हो, बटर हो, मक्खन हो, खाना हो, रोटी हो, सब कुछ हो, तो वो लालच में आ गया, ठीक है, वो बहुत ग्रीडी हो गया। तो उसने बोला कि भाई नहीं नहीं मास्टर, नहीं गुरु, मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा, यहाँ पर सब कुछ बहुत सस्ता है, मैं यहाँ पर रहकर सब कुछ सस्ता सस्ता खाना पीना चाहता हूँ, मैं यहाँ के सब सारी चीज़ों को एंजॉय करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो हमारे गुरु को भी लगा कि भैया मैं इसको क्या समझाऊं, ये तो फूलिश है, कोई नहीं, समय से अपने आप सिखाएगा, समय से अपने आप बताएगा कि चीज़ों को कैसे करना है, व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन। तो यहाँ पर वो छोड़कर अपने डिसाइपल को वो चले जाते हैं, और जो डिसाइपल है बेटा यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था सस्ते खाने से, तो वो यहाँ पर पीछे रुकता है, ठीक है, घी खाता है, बनाना खाता है, मक्खन खाता है, और सब खा खा कर मोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी डिसाइपल और गुरु की कहानी। अब कहानी का रुख जो है बेटा दूसरी तरफ मुड़ता है, और होता क्या है कहानी के अंदर, एक दिन की बात है, एक चोर जो है बेटा एक व्यापारी के घर, एक मर्चेंट के घर चोरी करने के लिए जाता है। चोरी करने के लिए कैसे जाता है बेटा, घर में एक घर की दीवार के अंदर एक छेद बनाता है और उस छेद से उस घर के अंदर घुस जाता है। अब क्योंकि बेटा वो दीवार वैसे ही कमजोर थी, छेद बनाने की वजह से वो दीवार और ज्यादा कमजोर हो गई। तो जब बेटा चोर घर के अंदर चोरी करने गया, उस समय वो दीवार गिर गई और जो बेटा चोर था वो वहां पर मलबे के नीचे रहकर ही मर गया। तो एक सीरीज ऑफ स्ट्रेंज इवेंट्स होते हैं बेटा, जिसमें एक चोर की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो एक मर्चेंट के घर में जाता है, उसकी ब्रोकन विंडो से, सॉरी उसके घर की ब्रोकन वॉल से टूटकर, और जब वो वॉल उसके ऊपर गिर जाती है तो वो मर जाता है। थोड़ी देर बाद महाराज 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 करते करते चोर का भाई राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है कि राजा राजा, हमारी फैमिली तो अपना एंशिएंट ट्रेड कर रही थी, हमारा परिवार जो है वो तो अपना एंशिएंट काम कर रहा था, वो तो अपना वही काम कर रहे थे जो हम लोग बरसों से करते आए हैं। ये उस मर्चेंट के घर की गलती है कि उस मर्चेंट की दीवार हमारे भाई के ऊपर गिरी और हमारा भाई अपना काम करते हुए मर गया। अब टेक्निकली तो चोर को चोरी करने के लिए पनिश करना चाहिए था, लेकिन राजा ने जब ये सुना कि चोर चोरी करते हुए मर गया है और वो एक मर्चेंट के घर में मरा है, तो राजा ने बोला कि ठीक है, अगर एक मर्चेंट की वजह से अगर एक चोर की हत्या हुई है, एक इंसान की हत्या हुई है, तो किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने क्या डिसाइड किया, तो उन्होंने सबसे पहले मर्चेंट को बुलाया, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मर्चेंट को बुलाया जाता है। तो मर्चेंट को बुलाया गया तो मर्चेंट कहता है कि महाराज मेरी कोई भी गलती नहीं है, आप मुझे मत मारिए, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मेरे घर की दीवार तो टूट गई क्योंकि मेरे घर की वॉल जो थी वो वीक थी, ठीक है। वो कहता है कि महाराज मेरे घर की दीवार टूट गई क्योंकि वो वॉल वीक थी और इस वॉल को वीक एक ब्रिक लेयर ने बनाया था। वो कहते हैं सर जो हमारे यहाँ पर ब्रिक लेयर था, ही मेड द वॉल वीक, ठीक है। उन्होंने बोला कि सर उन्होंने वॉल को वीक बनाया है, इसी वजह से ये जो वॉल है वो गिर गई है। तो अगर आपको किसी को पनिश करना है महाराज, तो आप ब्रिकलेयर को पनिश कीजिए। तो महाराज को भी लगा कि हाँ भाई बात तो सही है, इसमें मर्चेंट की क्या गलती, जब वॉल ही कमजोर बनाई गई है तो वॉल बनाने वाले को पकड़ा जाए। तो ब्रिकलेयर को, मिस्त्री को बुलाया गया। मिस्त्री बड़ा ही रोते रोते आता है, ठीक है। मिस्त्री ने आकर ब्लेम किया कि हाँ महाराज मैं मानता हूँ कि मुझसे वॉल वीक बनी है। ही ब्लेम्ड द डांसिंग गर्ल। उसने बोला कि सर लेकिन मेरी भी एक मजबूरी थी, मैं भी जो था वॉल ठीक से बनाना चाहता था, लेकिन जिस दिन मैं वॉल बना
बना रहा था। उस दिन एक डांसिंग गर्ल, ठीक है, वियरिंग एंकलेट्स, वो कहते हैं उसने अपने एंकलेट्स पहने हुए थे, उसने पायल पहनी हुई थी, और वो कहते हैं कि उसने एंकलेट्स पहने हुए थे और उसकी जो जिंगलिंग थी वो डिस्ट्रैक्ट कर रही थी हमारे ब्रिकलेयर को, ठीक है। वो कहते हैं कि महाराज मैं तो काम सही करना चाहता था, लेकिन वो डांसिंग गर्ल जो उस दिन वहां पर चक्कर लगा रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, वो कहते हैं उसके पैरों के घुंघरू के छन छन को सुनकर मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, मेरा ध्यान बहुत ज्यादा भटक रहा था। तो ये गलती मेरी नहीं है कि मुझसे वॉल कमजोर बनी है, ये गलती उस डांसिंग गर्ल की है जो वहां पर उस दिन घूम रही थी, जिसको मैं देख रहा था, जिसकी वजह से ये वॉल कमजोर बनी है। तो हे महाराज, अगर आपको किसी को पनिश करना है तो आप उस डांसिंग गर्ल को पनिश कीजिए और मुझे नहीं, ठीक है। महाराजा ने कॉल्ड द डांसिंग गर्ल। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डांसिंग गर्ल को बुलाया कि भैया अब आप आ जाइए। इस समय तक बेटा डांसिंग गर्ल एक ओल्ड वुमेन हो चुकी थी, ठीक है, और डांसिंग गर्ल यहाँ पर आती है। डांसिंग गर्ल क्या करती है, डांसिंग गर्ल ने ब्लेम किया यहाँ पर आकर द गोल्डस्मिथ। उन्होंने यहाँ पर आकर ब्लेम किया गोल्डस्मिथ को, यानी सुनार को। उन्होंने बोला कि महाराज हाँ मैं ये चीज़ मानती हूँ कि उस दिन मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रही थी, मैं चक्कर लगा रही थी, ये बात मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी, बट महाराज उस दिन ऐसे चक्कर लगाने का मेरा भी एक कारण था। मैं भी जानबूझकर वहाँ पर जो है गोल गोल चक्कर लगा रही थी। चक्कर लगाने के लिए मुझे भी जो है मेरे को भी मजबूरन मेरे को वहां पे चक्कर लगाने पड़ रहे थे। वो बताती है ऐसा इसीलिए मुझे वहां पर चक्कर लगाने पड़ रहे थे क्योंकि वो कहते हैं गोल्डस्मिथ वाज डिलेइंग माय वर्क, क्योंकि वो कहते हैं गोल्डस्मिथ जो था वो मेरा काम डिले कर रहा था, वाज डिलेइंग माय वर्क। वो कहते हैं गोल्डस्मिथ जो था वो मेरा काम जो था वो काम लेट कर रहा था और मुझे वो काम अर्जेंटली करवाना था। तो वो गलती मेरी नहीं है कि मैं वहां से जा रही थी, वो गलती वहां पर उस दिन उस गोल्डस्मिथ की है जिसने मुझे काम दिया और जिसने मुझे बोला कि आप बार बार आइए, कभी मेरे को भेज रहा है, कभी मेरे को बुला रहा है, कभी मेरे को भेज रहा है, कभी मेरे को बुला रहा है कि आप आ जाइए, अब अपना काम करवा लीजिए। तो वो कहते हैं मैं उस गोल्डस्मिथ की वजह से वहां पर उस दिन गोल गोल चक्कर लगा रही थी। तो हे महाराज, हे प्रभु, अगर आपको किसी को पनिश करना है तो आप उस गोल्डस्मिथ को पनिश कीजिए, गलती मेरी नहीं है, ठीक है भाई। ये बात सुन के गोल्डस्मिथ को बुलाया गया, ठीक है। अब ये बात सुनकर कि भैया गोल्डस्मिथ की गलती है, गोल्डस्मिथ को बुलाया गया। गोल्डस्मिथ यहाँ पर आकर ब्लेम करता है अब एक रिच मर्चेंट को, क्योंकि भैया ब्लेम गेम तो चल रहा है। उसने ब्लेम किया कि एक रिच मर्चेंट को। उसने बोला कि हाँ महाराज, ये बात मैं मानता हूँ कि उस दिन मैं उस डांसिंग लेडी को बार बार बुला रहा था कि आप आइए और आइए और आइए। वो कहते हैं बिकॉज ही वॉज बिजी इन वर्क। वो कहते हैं क्योंकि महाराज उस दिन मैं बहुत ज्यादा काम के अंदर बिजी था। अब जब उससे पूछा गया कि तुम क्या काम कर रहे थे, तो वो कहते हैं ही वॉज मेकिंग ज्वेलरी। वो कहते हैं सर उस दिन मैं ज्वेलरी बना रहा था फॉर अ रिच मर्चेंट। कहते हैं वो मैं क्या कर रहा था, मैं एक रिच मर्चेंट के लिए ज्वेलरी बना रहा था, ठीक है, फॉर अ वेडिंग इन देयर हाउस। वो कहते हैं क्यों, फॉर अ वेडिंग, क्योंकि वो कहते हैं उनके घर के अंदर एक शादी थी, तो शादी के ज्वेलरी में सर आपको पता है कि कितना काम लगता है। तो उन्होंने बोला कि सर मेरी गलती नहीं है, गलती उस मर्चेंट की है कि क्यों उन्होंने मुझे उस समय शादी पर इतनी सारी ज्वेलरी बनाने का काम दिया। तो यहाँ पर अब उन्होंने ब्लेम किया मर्चेंट को और ये बोला कि मर्चेंट को बुलाया जाए। बट पॉइंट ये था बेटा कि मर्चेंट तो मर गया था, मर्चेंट तो इस दुनिया में था ही नहीं, ठीक है। वो जो ओल्ड मर्चेंट था या रिच मर्चेंट था वो तो दुनिया में था ही नहीं, वो तो मर गया था। और हमें कहानी में ये पता लगता है बेटा कि वो जो रिच मर्चेंट था ही वॉज द फादर ऑफ दिस मर्चेंट ओनली, ठीक है। जो हमारा रिच मर्चेंट था बच्चों, जिसने ज्वेलरी बनवाई थी, वो कौन था, वॉज द फादर ऑफ द मर्चेंट whose wall broke, ठीक है। ये वही मर्चेंट था बेटा जिसके घर पर चोरी हुई थी, जिसे सबसे पहले राजा ने ब्लेम किया था कि तुम्हें मारना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद ये जो रिच मर्चेंट था बेटा, ये कौन था, ये फादर था उस मर्चेंट का जिसके घर की दीवार टूटी थी। इस बात पर अब भाई किस पर ब्लेम डाला जाए, अब क्या किया जाए। तो रिच मर्चेंट जो था बेटा उसी फादर का बेटा था। तो राजा ने बोला कि भैया द मर्चेंट मस्ट बी पनिश्ड, ठीक है। तो ये बोला गया कि मर्चेंट जो है अगर उसने अपने पापा के पैसों को, ऐशो आराम को जो है अपनाया है तो पनिश भी किसे किया जाएगा, तो पनिश भी किया जाएगा हमारे मर्चेंट को ही। अब मर्चेंट कहता है कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरे पिताजी की है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी गलती के लिए आप मुझे क्यों पनिश कर रहे हो। तो राजा कहता है कि क्योंकि तुमने अपने पापा से विरासत में उनका ऐशो आराम, उनका पैसा पाया है, तो
तुम्हें उनके सिंस जो हैं वो भी पाने पड़ेंगे, तुम्हें उनके पाप का भी भागीदार बनना पड़ेगा। और राजा ने ऑर्डर किया अ स्टेक टू बी मेड, ठीक है, अ स्टेक टू बी मेड। राजा ने ऑर्डर दिया कि एक स्टेक जो है बेटा बनाई जाएगी, एक फांसी का फंदा जो है बेटा वो बनाया जाएगा, और उस फांसी के फंदे के ऊपर इस व्यक्ति को एक सूली बनाई जाएगी, बेसिकली नॉट फांसी का फंदा, एक सूली बनाई जाएगी और सूली चढ़ा दिया जाएगा हमारे इस आदमी को। भाई एक प्रॉपर सूली बनाई गई, और सूली बनाने के बाद हमें यह पता लगता है दैट द मर्चेंट वाज टू थिन। फिर हमें यह पता लगता है बेटा कि जो मर्चेंट था वाज टू थिन फॉर द स्टेक, वाज टू थिन फॉर द स्टेक। हमें क्या पता लगता है? हमें यह पता लगता है कि हमारा जो मर्चेंट था बेटा वो स्टेक के लिए बहुत ज्यादा पतला था, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा पतला दुबला हड्डी सा था बिल्कुल। तो वो उस स्टेक को पूरा बंद भी कर दोगे, उस सूली को पूरा कर भी दोगे, तो भी वो आदमी जो है उस स्टेक के अंदर नहीं मरेगा। तो राजा ने ऑर्डर किया, ठीक है, राजा ऑर्डर्ड टू फाइंड समवन हेल्दी। तो ठीक है, राजा ने क्या किया? राजा ने अब ऑर्डर दिया कि जाओ और किसी हेल्दी व्यक्ति को पकड़कर लेकर आओ, क्योंकि सूली तो बन चुकी है भैया, कोई ना कोई तो मरेगा, किसी ना किसी की मौत तो आज होगी। तो भैया राजा के लोगों को भेजा गया कि जाओ और कोई मोटा हट्टा कट्टा बंदा ढूंढ के लाओ। अब कहानी में वापस से बेटा गुरु और डिसाइपल पे हम आते हैं। इस समय तक बेटा डिसाइपल वाज फैट, ठीक है, डिसाइपल ने इतना खाया कि डिसाइपल इस समय तक काफी मोटा हो गया था, और डिसाइपल को यहाँ पर लेकर आया गया कि अब डिसाइपल को मारा जाएगा, क्योंकि वही आदमी है जो सूली के अंदर पूरा आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, किंग डिसाइड करते हैं कि कोई ना कोई तो मरेगा, जस्टिस तो आना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने एक फूलिश चेन ऑफ रीजनिंग बनाई और उसमें डिसाइपल को चूज किया कि भाई अगर कोई मरेगा तो वो डिसाइपल मरेगा। अब ये सुनते ही कि भाई डिसाइपल मरने वाला है, तो हमारा जो डिसाइपल है वो भी रोने लगता है मन ही मन, और अपने गुरु को याद करने लगता है, और उसे फिर अपने गुरु की बात याद आती है कि गुरु ने बिल्कुल सही कहा था उस समय पर उसको कि अगर तुम इस तरीके की गलती करोगे तो तुम मारे जाओगे, ये लोग कभी ना कभी तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा करेंगे। और इस समय पर जो डिसाइपल है वो दुखी होकर अपने गुरु को याद करने लगता है, रोने लगता है कि हे गुरु, कोई ना कोई तो आकर जो है कृपया करके मुझे बचा ले। अब गुरु जो थे बेटा उनके पास पावर थी, सुपर नेचुरल पावर्स थी, और गुरु को पता है कि उनका जो शिष्य है वो इस समय दुख में है, परेशानी में है, टेंशन में है, तो वो जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं उसको बचाने के लिए। अब यहाँ पर आते ही पहले वो क्या करते हैं, अपनी समझदारी यूज करके सबसे पहले राजा से पूछते हैं कि भाई आप एक काम कीजिए, आप मेरे डिसाइपल से पहले मुझे मारिए। डिसाइपल कहता है कि नहीं, पहले अब आप मुझे मारिए। गुरु बोलते हैं कि नहीं, पहले मैं मरूंगा। डिसाइपल कहते हैं नहीं, पहले मैं मरूंगा। ये चीज देखकर कि अब सूली पर कौन पहले मरेगा, इस बात पर लड़ाई हो रही है, राजा थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं, थोड़े शॉक हो जाते हैं, और ये सोचने लग जाते हैं कि भाई ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर हमारे गुरु और हमारे शिष्य के बीच के अंदर ये बात पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि पहले कौन मरेगा। तो हमारे राजा ने हमारे गुरु से पूछ ही लिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप दोनों में से पहले ये क्यों डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन पहले मरेगा और कौन बाद में मरेगा, ये क्या है, मतलब इस तरीके से आप क्यों ये काम कर रहे हैं कि ये डिसाइड करेंगे कि पहले कौन मरने वाला है और दूसरा कौन मरने वाला है। तो यहाँ पर हमारे गुरु जो है वो राजा को बताते हैं कि देखिए ये जो स्टेक है ना, ये स्टेक ऑफ जस्टिस है, ठीक है, वो कहते हैं ये स्टेक ऑफ जस्टिस है, ये इंसाफ की जस्टिस की स्टेक है, ये भगवान ने ही बनाई है, ये भगवान के द्वारा आई है। और राजा, हमारे गुरु बताते हैं राजा को कि जो भी इसके ऊपर सबसे पहले मरेगा वो किंग के रूप में बॉर्न होगा, और जो दूसरा होगा यहाँ पर वो मिनिस्टर के रूप में बॉर्न होगा। और वो कहते हैं कि ये हमारा ऑनर है कि अगर मैं पहले मरूंगा तो राजा मैं बनूंगा, फिर मेरा डिसाइपल मरेगा तो फिर वो मेरा मिनिस्टर बनेगा। हम भी अब इस लाइफ से बोर हो चुके हैं, हम भी अगले जन्म में राजा और जो है मंत्री बनना चाहते हैं। अब ये चीज सुनकर कि अच्छा अगले जन्म में भी ये लोग राजा मंत्री बन सकते हैं, और राजा को लगा कि अगले जन्म में भी भैया मैं अपना जो राजपाट है वो क्यों खोऊं। ये बात सोचकर राजा ने अभी थोड़ी देर के लिए जो अब इनका एग्जीक्यूशन है, जो इनको सूली चढ़ाना था, उसको रोक दिया कि रुको, अभी नहीं करेंगे ये काम हम। फिर जाकर उन्होंने अपने मिनिस्टर से बात करी कि क्या क्या करना चाहिए, और मिनिस्टर और हमारे राजा ने ये डिसाइड किया, राजा और मंत्री ने, कि एक काम करते हैं, इससे पहले कि वो लोग गुरु और डिसाइपल को मारे, उस सूली पर जाकर सबसे पहले राजा मर जाता है, ताकि राजा अगले जन्म में भी राजा बने, और जो मंत्री है वो अगले जन्म में मंत्री बने, इसीलिए वो सेकेंड नंबर पर मरेगा। तो जो मारने वाले लोग हैं उनको ऑर्डर दिया गया कि हम 2 लोगों को नकाब पहनाकर भेजेंगे, आपको जैसे जैसा बोला गया है, जो पहले आएगा उसको पहले मार देना, जो दूसरा आएगा उसको दूसरा मार देना, और उसके बाद उनकी बॉडीज को फेंक देना, जो भी
भी है कर देना, व्हाटएवर। तो वही होता है पहली बारी। अब यहाँ पर राजा और जो आपके मंत्री हैं वो गुरु और डिसाइपल के कपड़े पहनकर उनका भेष बदलकर आते हैं। सबसे पहले राजा सूली चढ़ता है और मर जाता है, फिर उसके बाद जो उसका मंत्री है वो सूली चढ़ता है और मर जाता है, और यहाँ पे गुरु और डिसाइपल बच जाते हैं। जब उनके चेहरों से नकाब हटाए गए और देखा गया कि भैया राजा और मंत्री मर गए हैं, तो लोगों के मन में बड़ा ही डर दहशत फैल जाती है कि ये कैसे हो गया। लेकिन पता है कि फुलिश राजा है, क्या ही कर सकते हैं। तो अब हमारे गुरु और डिसाइपल जो शहर छोड़कर जा रहे थे उनको रोका गया और उनसे पूछा गया कि देखिए भाई, क्योंकि अब हमारे राजा और मंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस शहर को चलाने के लिए हमें एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है, तो क्या गुरु और डिसाइपल, हमारे गुरु और शिष्य हमारे राजा और नए राजा और मंत्री बनेंगे? लेकिन इस बात पर पहले तो गुरु ने बहुत मना किया कि नहीं 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 नहीं। लेकिन फिर जब लोगों ने दरख्वास्त करी कि प्लीज़ आप हमारी बात मानिए, तो राजा, हमारे गुरु मान गए हमारे राजा बनने के लिए, लेकिन एक शर्त के ऊपर। गुरु ने बोला कि मैं इस जगह का राजा तभी बनूंगा अगर हम ये सारे एब्सर्ड रूल्स को, अगर हम इन सारे के सारे वियर्ड रूल्स को, अजीब रूल्स को हटा देंगे, दिन को दिन समझेंगे, रात को रात समझेंगे, और जो चीज़ की जितनी कॉस्ट है अगर हम उसको उसी कॉस्ट पर बेचेंगे, तभी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा, तभी मैं इस चीज़ को स्वीकार करूंगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ जो है स्वीकार है, तभी मैं राजा बनूंगा। और लोग मान गए, और इस तरीके से आपके गुरु और डिसाइपल जो है वो राजा बन गए, और इस तरीके से स्टोरी की हैप्पी एंडिंग आ जाती है। तो मॉरल है बेटा कि समझदारी और विजडम और इंटेलिजेंस जो है बेटा वो फूलिशनेस के ऊपर हर दिन है। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि लालच और फूलिशनेस जो है वो इंसान का डाउनफॉल ला सकते हैं। लालच जैसे हमारे डिसाइपल के केस में हमने देखा, और फूलिशनेस बेटा जो हम लोगों ने हमारे किंग के केस में देखी। दोनों केस के अंदर हमने क्या देखा कि अगर आप फूलिश हैं, अगर आप पागल हैं, अगर आप समझदार नहीं हैं, तो जीवन में आपको बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्लियर? आई होप यहाँ तक आप सब बच्चों को ये दोनों चैप्टर्स क्लियर होंगे। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग हमारी अगली पोएट्री को, ठीक है, अगला टॉपिक को, जिसका नाम है बच्चों द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ये एक पोएट्री है, बहुत मज़ेदार पोएट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएट्री है। तो थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा एक और चैप्टर हैप्पी प्रिंस बचेगा, फिर क्लास खत्म। तो भाई कहानी जो आज हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ये बेटा एक पोएम है, ठीक है, जिस पोएम को लिखने वाली राइटर का नाम है फीबी कैरी। कहानी शुरू होती है बेटा ऐसे कि लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये नॉर्थलैंड की कहानी है, ठीक है। ये बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो नॉर्थ पोल की कहानी है। ये एक नरेटिव पोएम है, जिसे बैलेड फॉर्म में लिखा गया है, जिसके अंदर एक मॉरल है, मॉरल इन द लास्ट, ठीक है। ये एक ऐसी कविता है जिसमें कहानी भी है और लास्ट में एक मॉरल भी है। ये कहानी हमें एक मॉरल स्टोरी सुनाती है नॉर्दर्न रीजन ऑफ द वर्ल्ड की, नॉर्थ पोल की, जहां पर बहुत ठंड पड़ती थी, जहां पर दिन बहुत छोटे होते थे और रातें बहुत लंबी होती थी, ठीक है। लोग जो थे वो बहुत ज्यादा सर्दियों वाले कपड़े पहनते थे। यहाँ पर इनके पास गाड़ियां नहीं होती थी, उल्टा स्लेजेस होती थी, इनको हम लेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग जो है वो इन लेजेस के ऊपर घूमते थे, जिसमें आगे रेनडियर्स कहते हैं, इन्हें हिरण कहते हैं, एक टाइप का डियर होता है, ठीक है। इसमें रेनडियर्स लगाकर ये लोग जो है अपना घूमते थे, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब करते हैं द लैंड जो कि कंप्लीटली स्नो में कवर्ड है, और लोग जो है यहाँ पर वार्म क्लोथ्स पहनकर रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रेनडियर स्लेजेस को जो है चलाते हैं, राइट। और यहाँ पर बच्चे जो है बेटा उन्हें बियर्स कब के फॉर्म में कंपेयर किया गया है, ठीक है, क्योंकि जैसे बच्चे जो है वो पूरे तरीके से अपने आप को फर में ढके रहते थे, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि मानो पोलर बियर के बच्चे हैं। तो ये वहां पर फीबी कैरी आगे कहानी सुनाती है कि हमारे एक सेंट पीटर थे, ठीक है। कौन थे? सेंट पीटर थे। ये सेंट पीटर जो है बेटा बाइबल से ही हमारी रेफरेंस ली गई है। सेंट पीटर जो कि एक बहुत बड़े संत महात्मा गुरु थे उस समय के, एक होली मैन, ठीक है, जो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अपना जो क्रिश्चियनिटी का एक सीख है उसको देते देते पहुंच गए एक दिन नॉर्थलैंड, ठीक है। ये एक होली मैन थे जो ट्रैवल कर रहे थे पूरी दुनिया के अंदर लोगों को भगवान का मैसेज देते हुए, भगवान के बारे में बताते हुए, ठीक है। अब बेटा ये जो हमारे सेंट पीटर हैं, एक दिन इन सेंट पीटर को बहुत ज्यादा भूख लगती है, ठीक है। ये सुबह से फास्ट कर रहे थे। ये जो हमारे सेंट पीटर हैं ये सुबह से क्या कर रहे थे? सेंट पीटर सुबह से जो है बच्चे अपना फास्ट कर रहे थे, यानी अपना उपवास कर रहे थे, और दिन की शाम आते आते तक इन्हें बहुत ज्यादा जो है भूख लगने लगी थी। ये बहुत ज्यादा भूखे थे उस दिन।
तो बहुत ही ज्यादा टायर्ड और हंग्री जब वो नॉर्थलैंड पहुंचते हैं एक लॉन्ग जर्नी के बाद, सेंट पीटर एक कॉटेज के बाहर, एक वुडन हाउस के बाहर रुकते हैं और वुडन हाउस के बाहर रुककर एक विमेन से रिक्वेस्ट करते हैं जो वहां पर केक्स बना रही थी। बेसिकली आप चपाती कह सकते हैं, रोटी कह सकते हैं, ठीक है, केक कह सकते हैं, ब्रेड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो कि वहां पर केक या ब्रेड बना रही थी अपने खाने के लिए। तो वहां पर जाकर सेंट पीटर ने बोला भिक्षाम देही, मुझे भी कुछ भिक्षा दे दीजिए, मेरे को भी भूख लगी है, मैं भी खाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारे सेंट पीटर ने एक बहुत स्मॉल पीस ऑफ केक उनसे मांगा कि आप मुझे थोड़ा सा केक खाने के लिए दे दीजिए। विमेन जो थी, अब उन्होंने जब केक बनाया तो उन्होंने पहला केक बनाया और वो केक देने को मना कर दिया, ये बोलकर कि नहीं नहीं नहीं, ये केक अभी देने के लिए बहुत बड़ा है। तो फिर उन्होंने दूसरा केक बनाया, उसके बाद भी उन्हें यही लगा कि नहीं, ये केक भी देने के लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, शी थॉट इट वाज टू लार्ज टू गिव अवे। तो वो हर बार केक बनाती और छोटा और छोटा और छोटा, बट जितनी बारी भी वो केक देने के लिए जाती वो एक भी केक उनको नहीं दे पाती। ठीक है, एक बार तो उसने बिल्कुल वेफर जितना, पतले चिप्स जितना एक केक भी बनाया, लेकिन वो केक देने की भी हिम्मत जो है हमारी इस लेडी के अंदर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो लेडी बहुत ज्यादा सेल्फिश और बहुत ज्यादा ग्रीडी थी। ठीक है, क्यों थी बेटा सेल्फिश और ग्रीडी? हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेटा वो लेडी ने जब खाना खुद खाना है, ठीक है, तो उसके लिए बड़े से बड़ा पीस भी छोटा है, लेकिन जब खाना किसी को देने की बात आती है तो उस लेडी के लिए छोटे से छोटा पीस भी बहुत बड़ा है। राइट, तो वो खुद से खाना देने के लिए बिल्कुल अपना मन बना ही नहीं पाई, वो सेंट पीटर को केक दे ही नहीं पाई। सेंट पीटर जो सुबह से बहुत ज्यादा भूखे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है और यहाँ पर होता क्या है, भूख के चक्कर में, क्योंकि वो सुबह से बहुत भूखे थे और ये लेडी इतना ग्रीड दिखा रही है, उन्हें खाना नहीं दे रही है, तो इस ग्रीड की वजह से सेंट पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लेडी को श्राप दे देते हैं। किस चीज का? टू बिकम अ वुड पेकर। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो लेडी को श्राप दे देते हैं कि तुम एक वुड पेकर बनोगी, तुम एक जो है, तुम अब कुछ क्या करोगे, तुम सारा का सारा जो है वुड ही जो है खाओगे। ठीक है, एक सेकेंड देना बच्चों। ठीक है, तो फाइनली वो अग्री कर जाते हैं कि ठीक है, अगर आपको खाना है तो हम आपको ये दे देते हैं। वो सॉरी, वो यहाँ पर उन्हें कर्स करते हैं, वो उन्हें श्राप देते हैं कि जब तुम्हें किसी को कुछ देना है, व्हेन यू हैव टू गिव समथिंग टू समवन, तो आपसे इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि आप एक छोटे से छोटा पीस ऑफ केक भी मुझे दे सके, और आपके खुद के खाने के लिए बड़े से बड़ा केक का पीस भी छोटा है। तो यहाँ पर सेंट पीटर कहते हैं कि जो भी इंसान इस धरती के ऊपर आता है वो एक पर्पस सॉल्व करता है, टू हेल्प अदर्स। अब इंसान है, इंसान इज केपेबल ऑफ हेल्पिंग द अदर पर्सन, ह्यूमन बीइंग इज केपेबल ऑफ हेल्पिंग द अदर पीपल, कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे क्यों करना है। तो अ पर्सन जो धरती के ऊपर है, वो उसका मेन पर्पस क्या है कि वो जब इस दुनिया में आए तो वो अपने अपने थ्रू दुनिया की हेल्प करे, वो दुनिया की मदद करे। ठीक है, लेकिन ये लेडी इतनी ज्यादा सेल्फिश है कि ये लेडी यहाँ पर एक छोटा सा पीस ऑफ केक भी होली मैन को नहीं दे सकती है। एज ए रिजल्ट हमारे सेंट पीटर को गुस्सा चढ़ा और उन्होंने उस लेडी को श्राप दे दिया कि तुम एक वुड पेकर बनोगी, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे पास गॉड हैज गिवन यू सो मच। ठीक है, गॉड हैज गिवन यू होम, गॉड हैज गिवन यू फूड, गॉड हैज गिवन यू शेल्टर, लेकिन तुम्हें अगर किसी भी चीज की वैल्यू नहीं है तो यू डोंट डिजर्व एनीथिंग, तुम कोई भी चीज को डिजर्व नहीं करती। और इसी वजह से हमारे सेंट पीटर ने क्या किया, उस लेडी को कर्स किया कि तुम एक वुड पेकर बन जाओगी, तुम एक जो है लकड़ बग्गा तो अलग होता है, तुम एक वुड पेकर बन जाओगी और तुम क्या करोगी, तुम्हें खाना ढूंढने के लिए अब मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जो तुम्हें इस जन्म के अंदर अच्छे से खाना मिल रहा है, बिना मेहनत करे, बिना ढूंढे, बिना परेशानी के जो तुम खा रही हो, इसने तुम्हें बहुत ज्यादा लालची और बहुत ज्यादा स्वार्थी बना दिया है। तो अब से तुम्हें क्या करना होगा, अब से तुम्हें तुम्हारे खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे ही हमारे सेंट पीटर ने हमारी लेडी को कर्स किया, जैसे ही उन्हें श्राप दिया, वो लेडी अचानक से घर की चिमनी में से उड़कर निकलती है और एक वुड पेकर के फॉर्म में वहां से बाहर आ जाती है। द विमेन वाज इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बर्ड, जिसने एक रेड कलर की कैप पहनी है और एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, तो उसकी जो है बेटा ब्लैक बॉडी हो जाती है उस लेडी की, और रेड कलर का बेटा उसके ऊपर उसका सर हो जाता है, और इस तरीके से वो फॉरेस्ट में उड़ जाती है। एंड एज अ वुड पेकर बेटा वो और कुछ तो खा नहीं सकती, लकड़ी ही खा सकती है। तो वुड पेकर को पूरे दिन मेहनत कर करके ऐसे लकड़ी में अपना मुंह मार मार के वो बेचारी जो है अपना खाना ढूंढती है।
by boring into the hard wood of trees। तो ये पोएम लास्ट में एंड करते हुए ऐसे खत्म होती है कि हमें ये चीज, और बच्चे भी कहते हैं कि हमने भी ऐसी वुडपेकर यहाँ पर देखी है। तो नॉर्थलैंड में ये कहानी सुनाई जाती है लोगों को, ये समझाने के लिए कि आपको हमेशा अच्छा होना चाहिए, आपका एक पर्पस है इस जीवन के अंदर। अगर आप इस धरती के ऊपर आए हैं तो आपका कोई कारण है कि आप इस धरती पर हैं, आपको कुछ काम करना है। अब आप इस धरती पर कुछ करने आए हैं, कुछ जीवन में बड़ा करने आए हैं, तो आप वो मेहनत कीजिए और अपने आप को अच्छा दिखाइए कि ये काम आपने जो है वो किया है। तो बेटा ये पोएम एंड होती है और विद अ रिफ्लेक्शन कि किस तरीके से ग्रीड और सेल्फिशनेस जो है वो पनिशमेंट को लीड करते हैं, और वो लेडी जो है वो अपने लालच की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से हमेशा हमेशा के लिए वुडपेकर बन के रह गई है। तो ये पोएम हमें सिखाती है कि ग्रीड और सेल्फिशनेस जो है बेटा वो सिंफुल ट्रेट्स हैं, ठीक है, वो गलत ट्रेट्स है, वो गलत आपका नेचर है कि अगर आप अपने मन के अंदर लालच रखते हो, ईर्ष्या रखते हो, जलन रखते हो, या ग्रीड रखते हो, या स्वार्थ रखते हो, तो ये सब गलत है। इंसान अगर इस धरती पर आया है तो उसका काइंड होना, दिल का साफ होना, और नीडी, जिन लोगों को मदद की जरूरत है, उन लोगों के लिए अच्छा होना इंसान का कर्तव्य है। और अगर इंसान उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिनको मदद की जरूरत है, तो आपका ये जीवन व्यर्थ है। तो ये पोएम हमें सिखाती है कि किस तरीके से इंसान को काइंड, जेनरस और हेल्पफुल होना चाहिए उन लोगों की तरफ जो एक्चुअली नीडी है। यहाँ पर अगर सेंट पीटर को एक पीस केक अगर हमारी ये लेडी दे भी देती, ये सेल्फिश लेडी दे भी देती बेटा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इस चीज के अंदर। लेकिन नहीं, हमारी जो गर्ल थी, हमारी जो लेडी थी, उसने ये काम नहीं किया, वो अपने आप को सेल्फिश दिखाती है, और उसने सेल्फिश होने की वजह से ही यहाँ पर क्या किया, उसने हमारे उन सेंट पीटर को खाना नहीं दिया। एज ए रिजल्ट उसको पनिशमेंट मिलती है कि अब जितना भी जीवन वो काटेगी उसको एक वुडपेकर के रूप में काटना होगा। तो ये पोएम आपको जीवन में सिखाती है कि जब भी कुछ करें तो अच्छे से करें, कभी भी किसी का बुरा हमें इंसानों को नहीं करना चाहिए। आपका जन्म जो आपको मिला है उसको सार्थक बनाएं, उसको अच्छा बनाएं और लोगों के साथ अच्छा करें, ठीक है। और ये अच्छाई की मूरत पर करते हुए ही हमारी अगली कहानी द हैप्पी प्रिंस हम लोग करने वाले हैं, और इस स्टोरी को लिखने वाले राइटर का नाम है बच्चों ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है। ये जो अगली कहानी हम लोग करने वाले हैं बच्चों, इस कहानी का नाम है द हैप्पी प्रिंस, और ये कहानी लिखने वाले राइटर का नाम क्या है बच्चों, ऑस्कर वाइल्ड। जहां पर हमने बात करी कि इंसान को अच्छा होना चाहिए, ये स्टोरी हमें दिखाती है कि अच्छा होने के लिए इंसान का जीवित और मरना जरूरी नहीं है। इंसान जो है अगर वो मरा भी हुआ है, यहाँ पर अब आप देखना हैप्पी प्रिंस जो कि एक स्टैचू है, हैप्पी प्रिंस बेटा जो कि एक पुतला है, उन्होंने अपनी तरफ से जितना कर सकते थे मरने के बाद भी वो लोगों के काम आए हैं। तो हैप्पी प्रिंस बेटा एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है जिसमें आप कंपैशन, लव और सैक्रिफाइस के बारे में बात करते हो, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर हम लोग प्यार, सद्भावना, सैक्रिफाइस, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं कि इंसान का जीवन जो है वो अच्छा होना चाहिए। और अगर आपको लगता है, जहां तक आपको लगता है कि आप अपना बलिदान देकर सामने वाले को खुश कर सकते हो, तो आप भी बिल्कुल ये काम कीजिए। ये कहानी बेटा हमें एक बहुत ब्यूटीफुल स्टैचू की कहानी सुनाती है, एक प्रिंस की कहानी सुनाती है जो कि मरने के बाद जिनका एक स्टैचू बनाकर एक टॉल कॉलम के ऊपर, एक टॉल पिलर के ऊपर लगा दिया गया है, और इस टॉल पिलर से हमारे स्टैचू मरने के बाद भी अपने पूरे शहर को देख पाते हैं, ठीक है। अगर हम इस स्टैचू की बात करें बेटा तो ये बहुत ऊंची हाइट पर था स्टैचू, और ये स्टैचू जीवित था, मतलब आप ये मान के चलिए कि हैप्पी प्रिंस के मन में इमोशंस थे। हैप्पी प्रिंस जो थे बेटा वो थिन गोल्ड लीव्स से पूरे तरीके से कवर थे। सेफायर की इनकी आईज थी। सेफायर बेटा एक ब्लू कलर का स्टोन होता है, ब्लू कलर की स्टोन की बेटा इनकी आंखें थी। रूबी लगा हुआ था बेटा इनकी स्वॉर्ड की हिल्ट में, यानी जहाँ पे ये स्वॉर्ड पकड़ते हैं इस जगह पर एक रूबी लगा हुआ था। लाल से रंग का एक स्टोन होता है, ठीक है, एक रेड कलर का जेम स्टोन होता है। तो यानी ऊपर नीचे से लेकर बेटा ये पूरे तरीके से गोल्ड से लदे हुए थे। जब हैप्पी प्रिंस जिंदा थे बेटा तो वो एक लग्जरी पैलेस के अंदर रहते थे, और वहां पर आज तक उन्होंने कभी भी सैडनेस या प्रॉब्लम या मिजरी नहीं देखी थी। उन्हें पता ही नहीं था अपने जीवित जीवन में कि कितनी परेशानियां इंसान को जीवन में हो सकती हैं। और जब मरने के बाद हैप्पी प्रिंस का स्टैचू एक इतने ऊंचे कॉलम के ऊपर लगाया गया, वहां उस टॉल कॉलम से आपके जो हैप्पी प्रिंस हैं उनको अपने जीवन का दुख रियलाइज होता। वो देखते वहां से लोगों को जो एक्चुअली प्रॉब्लम में थे, और उन लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम में देख कर ही यहाँ पर हमारे हैप्पी प्रिंस जो थे वो बहुत ज्यादा दुखी होने लगे,
ठीक है। आफ्टर हिज डेथ स्टैचू को एक हाई कॉलम के ऊपर लगा दिया गया, जहां से वो पूरा पेन और सफरिंग देख पा रहे थे अपने लोगों का, जो उनके शहर में रहते थे। और तब हमारे हैप्पी प्रिंस को लगता है कि यार वो चीज़ जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, हमारे शहर के लोग उन चीज़ों को कितना ज़्यादा झेल रहे हैं, उन चीज़ों को कितना ज़्यादा जो है उनको प्रॉब्लम हो रही है, और ये प्रॉब्लम का निवारण करने का प्लान हमारे हैप्पी प्रिंस के दिमाग में आया। ठीक है। अब कहानी में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है बच्चों, जिसका नाम था स्वैलो। स्वैलो ये वाला बर्ड होता है जिसको अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है। हमारी कहानी के अंदर हमारे पास कौन आता है? हमारी कहानी के अंदर आता है ये स्वैलो। बेटा स्वैलो एक बर्ड था, और ये बर्ड क्या कर रहा था? ये इजिप्ट उड़ के जा रहा था। कहाँ जा रहा था? इजिप्ट जा रहा था। तो एक दिन जो स्वैलो सिटी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था, उसके दोस्त पहले ही निकल गए थे आगे इजिप्ट के लिए, लेकिन हमारा ये जो स्वैलो है ये पीछे रह गया था और ये अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहा था। पूरे के पूरे दिन उड़ने के बाद जो ये इजिप्ट जाता हुआ स्वैलो है, इसने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं आज रात को यहाँ पर एक रात रुक जाता हूँ, अगले दिन थका हुआ हूँ आज रात को, अगले दिन अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करूंगा। तो होता क्या है, हमारे स्वैलो को हैप्पी प्रिंस जो है वो बेस्ट जगह दिखती है सोने के लिए। ठीक है। और वो हैप्पी प्रिंस के पैरों में यहाँ जाकर बैठ जाता है रात गुजारने के लिए कि भैया सबसे बेस्ट जगह है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऊपर से कुछ पानी की बूंद आती है। हमारा स्वैलो देखता है कि भैया पानी कहाँ से आया, उसको नहीं दिखा, बैठ गया सोने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद एक पानी की बूंद आती है, फिर देखता है ऊपर, उसे दिखता है बादल तो है नहीं, आसमान तो साफ है, पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है। फिर तीसरी बार उसके ऊपर बूंद गिरती है, और इसके बाद स्वैलो डिसाइड करता है कि यार एक काम करता हूं, इससे अच्छा तो मैं किसी की चिमनी में ही सो जाता, यहां पर सोऊंगा तो भीग जाऊंगा पूरा। और जैसे ही हैप्पी प्रिंस की तरफ हमारा स्वैलो देखता है तो स्वैलो शॉक हो जाता है ये चीज देखकर कि यहाँ पर हमारा हैप्पी प्रिंस जो है बेटा वो रो रहा है। ठीक है। द प्रिंस वॉज क्राइंग। तो यहाँ पर स्वैलो ने पूछा वाई आर यू क्राइंग? तो हैप्पी प्रिंस, वो कहता है हु आर यू? तो वो कहता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो स्वैलो पूछता है फिर तुम हैप्पी प्रिंस हो, तुम रो क्यों रहे हो? तो यहाँ पर प्रिंस उसे ये पूरी कहानी सुनाता है कि जब मैं जिंदा था तो मैंने कभी भी सैडनेस नहीं देखी, मैंने सिर्फ लग्जरी देखी है, पैसा देखा है, ऐशो आराम देखा है, ठीक है, खुशियां देखी हैं, लेकिन मरने के बाद अब मैं लोगों को इतना दुखी देखता हूँ। और क्योंकि मैं एक स्टैचू हूँ, मेरे पैर जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म से चिपके हुए हैं, तो मैं जाकर किसी की मदद नहीं कर पाता, मुझे बहुत हेल्पलेस फील होता है, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्वैलो को हैप्पी प्रिंस एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं दूर दूर एक शहर, एक दूर दूर यहाँ पर एक घर मुझे दिख रहा है, वहां पर एक सीमस्ट्रेस बैठी है। ठीक है। वो कहते हैं दूर दूर मुझे एक सीमस्ट्रेस बैठी हुई दिख रही है, एक दर्जी जो है बेटा वो बैठी हुई दिख रही है, जो कि एक गाउन बना रही है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही है, क्योंकि बहुत जल्दी अभी इनके शहर के अंदर एक बॉल फंक्शन होने वाला है, एक बॉल पार्टी होने वाली है। और वहां पर जो प्रिंसेस की मेड ऑफ ऑनर है, यानी जो प्रिंसेस है उसके साथ जो महिलाएं, जो लड़कियां होती हैं, उनकी दोस्त होती हैं, दासियां होती हैं, उनके कपड़े यहाँ पर ये सीमस्ट्रेस जो है वो बना रही है, उसके ऊपर कढ़ाई का काम कर रही है। पूरे दिन काम करने की वजह से द सीमस्ट्रेस वाज वेरी टायर्ड। ठीक है। द पुअर सीमस्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा थक गई थी काम कर करके, लेकिन वो फिर भी काम कर रही थी क्योंकि उसे पैसा चाहिए। और साथ ही में वो सीमस्ट्रेस के साइड में उनका बेटा, उनका 6 सन जो है बेटा वो लेटा हुआ है बहुत ज्यादा हाई फीवर के अंदर। ठीक है। और वो ये बताती हैं कि वो स्वैलो जो है वो जो लेडी है वो काम कर रही है, और जो बच्चा है वो उनसे ऑरेंजेस मांग रहा है कि आप मेरे को प्लीज ऑरेंजेस लाकर खाने को दे दो। लेकिन उनकी मदर के पास पैसा नहीं है ऑरेंज खरीदने के लिए, उनके पास बस इतना पैसा है कि वो काम जो कर रही है उस काम को करें और वो काम खत्म कर दें, और वो काम भी खत्म नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, जो बच्चा है उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं होगी। तो जो मदर है वो बहुत थकी हुई है, बहुत ज्यादा परेशान है। ये परेशानी देखकर हमारे जो क्या नाम है प्रिंस है, वो हमारे स्वैलो को बोलते हैं कि स्वैलो तुम एक काम करो, मेरी स्वॉर्ड के अंदर, मेरी तलवार के अंदर ये जो रूबी लगा हुआ है ना, तुम जाकर ये रूबी उस लड़की को दे आओ ताकि वो आराम से पैसा कमा सके और अपने बेटे को खाना भी खिला सके। अब स्वैलो ने ये बोला कि नहीं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैं तो इजिप्ट जा रहा हूँ अगले दिन, कि मैं तो यहाँ पर नहीं रुक सकता। तो हैप्पी प्रिंस ने बोला कि बस एक रात की बात है, मैं बस तुमसे एक मदद चाहता हूँ, बस तुम मेरी इतनी मदद कर दो, अगर तुम मेरी इतनी मदद कर दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो जो हमारा स्वैलो था वो भी दिल का बड़ा अच्छा था, तो वो भी मान गया कि चलो ठीक है, अगर आप मुझे इतना ही कहते हो तो मैं कर देता हूँ आपकी मदद, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो स्वैलो है वो रूबी निकालता है और रूबी लेकर निकल जाता है बेटा कहाँ पर, देने के लिए हमारे उस ओल्ड सीमस्ट्रेस के घर पे। जब वो जाता है तो वो सीमस्ट्रेस इतना थक चुकी थी कि वो सो गई थी, और जो बेटा है वो दर्द में करा रहा था। तो वो रूबी उस लेडी के कोहनी के पास रख कर हमारे स्वैलो जो है वो जाता है और
उस बच्चे को थोड़ा अपने पंखों से ऐसे सहलाकर वहां से उड़ के वापस आ जाता है। अब प्रिंस को आकर स्वैलो बताता है कि ऑल्दो इतनी ठंड का मौसम है लेकिन ये काम कर कर उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, उसको बड़ी गर्माहट महसूस हो रही है और वो जो वार्मथ बेटा वो महसूस कर पा रहा था वो अच्छाई की वार्मथ थी। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया जो हो गया। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो ये हैप्पी प्रिंस है, अब अगले दिन स्वैलो को एक अच्छा काम किया, स्वैलो पूरे दिन घूमता और ये प्लान करता है कि रात को वो फिर से अपनी इजिप्ट के लिए निकल जाएगा। पूरे दिन घूमता है, लोगों को देखता है, एंजॉय करता है। शाम को हैप्पी प्रिंस को बताने आता है कि हैप्पी प्रिंस आज मैं इजिप्ट के लिए जा रहा हूँ। लेकिन दूसरे दिन भी हैप्पी प्रिंस हमारे स्वैलो को बोलकर रोक लेता है कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट स्टे विद मी अ डे लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक दिन और नहीं रुकोगे? स्वैलो बोलता भी है कि नहीं, मेरा इंतजार कर रहे हैं लोग इजिप्ट में, मुझे वहां जाना है। लेकिन स्वैलो को वापस से हैप्पी प्रिंस कहानी सुनाने लगता है कि एक पुअर प्ले राइट है, ठीक है, एक पुअर व्यक्ति है जो कहानियां लिखता है और इस समय पर उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ठीक है, ही फील्स कोल्ड, उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ठीक है, एंड हंग्री, और वो बहुत ज्यादा भूखा है, उसके पास पैसा नहीं है आग लगाने के लिए या खाना खाने के लिए, और अगर वो ये काम नहीं करेगा तो वो स्टोरी नहीं लिख पाएगा। इसीलिए वो हैप्पी प्रिंस को बोलता है, हैप्पी प्रिंस स्वैलो को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरी आंख में से एक सैफायर निकालो, एक वो नीले रंग का जेम निकालो और जाकर उसको दे आओ। पहले तो स्वैलो मना करता है कि नहीं, मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकाल सकता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। लेकिन जब हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है कि स्वैलो डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, तो स्वैलो मजबूरन हमारे हैप्पी प्रिंस की एक आंख निकालता है और जाकर वो प्ले राइट को दे देता है। प्ले राइट भी वो देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसकी मेहनत को भी कोई ना कोई सराह रहा है। फिर तीसरे दिन सेम होता है। अब हमारा जो हमारा बर्ड है वो जाकर पूरे दिन चर्च के ऊपर बैठता है। शाम का समय जैसे ही होता है, हैप्पी प्रिंस को बताने आता है कि हैप्पी प्रिंस आज मैं इजिप्ट के लिए निकल रहा हूँ। लेकिन तीसरी बार भी हमारा हैप्पी प्रिंस हमारे स्वैलो को रोक लेता है और उन्हें बोलता है कि स्वैलो स्वैलो, विल यू नॉट स्टे विद मी अ डे लॉन्गर। और इस बार उसे कहानी बताता है कि भाई एक पुअर सी लड़की है, छोटी सी लड़की है जो मैच स्टिक्स बेच रही है, एक मैच गर्ल है, ठीक है, जो मैच स्टिक्स बेच रही है, जो माचिस बेच रही है। लेकिन गलती से उस बच्ची से वो माचिस का बंडल जो है वो गटर में गिर गया है, जिसकी वजह से वो मैचिस खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से वो माचिस खराब हो गई है। तो क्या तुम मेरी इतनी मदद कर सकती हो कि मेरी दूसरी आंख कर सकते हो कि मेरी दूसरी आंख निकाल कर जाकर उस लड़की को दे आओ? पहले मना करता है हैप्पी प्रिंस को कि नहीं नहीं, दूसरी आंख कैसे निकालूंगा, अगर दूसरी आंख निकालूंगा तो तुम हमेशा हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाओगे, तुम अंधे हो जाओगे। लेकिन हमारे हैप्पी प्रिंस ने बोला कि नहीं, जैसा मैंने तुम्हें कहा है तुम वैसा करो, तुम जाओ और मेरी दूसरी आंख निकाल कर भी उस लड़की को दे आओ। तो जैसा बोला गया, हमारा स्वैलो वो दूसरी आंख निकाल कर भी जाकर उस लड़की को दे आता है। इसके बाद प्रिंस पूरे तरीके से ब्लाइंड हो गया और स्वैलो जो दिल का बहुत अच्छा था, जब वो हैप्पी प्रिंस के पास आता है तब हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है कि तुम्हें अब जाना है इजिप्ट, तुम चले जाओ, अब मुझे वैसे भी दिखना बंद हो गया है। लेकिन स्वैलो जो दिल का बहुत अच्छा था, उसने डिसाइड किया कि नहीं, क्योंकि अब हैप्पी प्रिंस अंधा हो गया है, उसे दिखना बंद हो गया है, तो वो यहीं पर रुकेगा। और उसने डिसाइड किया कि मैं आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रुकूंगा। और उसके बाद से एक एक करके हमारा जो स्वैलो है वो उसने हमारे राजा को, हमारे हैप्पी प्रिंस को शहर के दुख के बारे में बताना शुरू करा, क्योंकि वही काम हमारे राजा ने बोला भी था कि तुम बताओ मुझे कि देश में, शहर में कौन कौन दुखी है। तो सर्दियों में जब हमारा स्वैलो उड़ता था शहर के ऊपर, तो उसने नोटिस करा कि अमीर लोग तो खुश हैं लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। ये चीज देखकर हमारे हैप्पी प्रिंस ने डिसाइड किया कि उसने स्वैलो को बोला कि अब तुम एक काम करो, मेरे शरीर का एक एक गोल्ड लीफ निकालते जाओ और इन लोगों को देते जाओ। ठीक है, वो कहते हैं जितनी भी मेरे शरीर के गोल्ड लीव्स हैं इन लोगों को देते जाओ, ताकि ये लोग जो हैं ये सर्दियां निकाल पाएं और ये लोग खुश हो जाएं। जैसे जैसे विंटर आती गई बेटा, स्वैलो भी वीक होता गया और कोल्ड बढ़ता गया। प्रिंस ने भी धीरे धीरे करके अपना सारा गोल्ड लीव जो है वो गरीबों में बांट दिया। फाइनली होता क्या है, पूरा शहर खुश हो जाता है क्योंकि लोगों को गोल्ड मिल गया। लोगों को नहीं पता कहां से आया है, पूरा शहर खुश था। एक दिन की बात है, सर्दियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, मतलब पहले होती है बर्फबारी, बर्फबारी के बाद आती है बेटा शीतलहर, यानी जिसे हम कहते हैं कड़ाका पड़ना ठंड के अंदर, है ना, कड़ाके की ठंड, कड़ाका पड़ना जिसे कहते हैं, ठंड में सब जम जाता है उस समय। तो कड़ाके की ठंड बेटा पड़ती है और यहाँ पर क्या होता है, जो हैप्पी प्रिंस है वो बताते हैं कि एक दिन क्या होता है, स्वैलो, उसे पता है कि वो सर्दी के मौसम के लिए नहीं बना, तो वो मर जाएगा इस सर्दी के मौसम में, और होता भी यही है। एक दिन हमारा स्वैलो जो है उसे पता है कि उसका अंत बहुत करीब है, तो वो आता है हैप्पी प्रिंस के पास और उसको बताता है कि हैप्पी प्रिंस अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हें एक बार ही हैंड पर किस कर सकता हूँ? तो स्वैलो, हैप्पी प्रिंस कहते हैं कि अच्छा तुम इजिप्ट जा रहे हो क्या? तो बहुत अच्छी बात है, जाओ जाओ बिल्कुल, और अगर तुम्हें मुझे किस करना है, तुम मेरे साथ इतने रुके हो तो डू नॉट किस मी ऑन माई हैंड, किस मी ऑन माई लिप्स।
तो स्वैलो बताता है कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इन द हाउस ऑफ डेथ। वो कहते हैं मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। ये बात सुनकर हैप्पी प्रिंस को बहुत बुरा लगता है कि हैप्पी प्रिंस की वजह से हमारा जो स्वैलो है वो मर रहा है। और उतने में क्या होता है, जैसे ही स्वैलो हैप्पी प्रिंस को लिप्स पे किस करता है, हैप्पी प्रिंस पे स्वैलो मर जाता है और जैसे ही किस करता है बिल्कुल ठां कर नीचे गिरता है और हैप्पी प्रिंस के चरणों में ही मर जाता है। जैसे ही आपका स्वैलो गिरता है, आपको हैप्पी प्रिंस के हार्ट में से भी कुछ चटकने की आवाज आती है। ऐसा मान लो जैसे अंदर से कुछ चटका है। और क्योंकि वो बेसिकली क्या था, वो हमारे हैप्पी प्रिंस का लेड हार्ट था। ऑल्दो वो पूरा ऊपर गोल्ड से कवर था, लेकिन दिल लीड का था, एक मेटल का हार्ट था, और वो दिल जो है बेटा वो टूट जाता है। हैप्पी प्रिंस क्योंकि बेटा अपने शरीर का सारा गोल्ड दे चुका था, तो बहुत ही डल और बहुत ही ग्रे सा हैप्पी प्रिंस लग रहा था। और इस तरीके से हमारा जो स्वैलो है वो मर जाता है और हैप्पी प्रिंस का दिल भी टूट जाता है। अगले दिन जब मेयर वहां पर घूम रहा था, तो वो हैप्पी प्रिंस को देखते हैं और ये रियलाइज करते हैं कि भैया हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो बहुत ज्यादा बेकार डल सा हो गया है। और ये डिसाइड किया जाता है कि हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को उतार दिया जाएगा। तो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को उतारा जाता है और जब वो देखते हैं कि वहां पर एक डेड बर्ड पड़ा हुआ है, तो उस डेड बर्ड को फेंक देते हैं। हैप्पी प्रिंस की जितनी बॉडी है, जब उसे भट्टी में भेजा गया बेटा मेल्ट करने के लिए, तो पूरा शरीर मेल्ट हो गया, लेकिन जो उसका लेडन हार्ट था, जो उसका ब्रोकन हार्ट था, वो मेल्ट नहीं हुआ। तो अब यही डिसाइड किया गया कि भैया इस ब्रोकन हार्ट की हमें क्या जरूरत, इस मेटल के पीस की हमें क्या जरूरत। तो एक कचरे के ढेर पर, जहां पर हमारे स्वैलो को फेंक दिया गया था, वहीं पर ही आपके हैप्पी प्रिंस के हार्ट को भी फेंक दिया गया। ठीक है, अब स्टोरी जाती है हेवन में, और हेवन में भगवान अपने एंजल को बोलते हैं कि जाओ और मेरे लिए इस शहर की 2 सबसे प्रीशियस चीजें लेकर आओ। तो एंजल क्या करता है, वो हमारे हैप्पी प्रिंस का ब्रोकन हार्ट और हमारे स्वैलो की डेड बॉडी लाकर भगवान को देता है। और भगवान भी कहते हैं वेरी गुड एंजल, तुमने सबसे सही चॉइस करी है। अब से ये स्वैलो जो है ये मेरे गार्डन में बैठकर गाना गाएगा, और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये मेरे साथ रहेगा, मेरी प्रेज करेगा। यहां पर आकर आपकी जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, आपकी जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और हमें यह पता लगता है कि भले ही जिस शहर को हमारे राजा ने और हैप्पी प्रिंस ने इतना सुंदर बना दिया था, इतना अच्छा बना दिया था, एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने उनकी मेहनत का रिगार्ड भी नहीं करा और उन्हें इसी तरीके से फेंक दिया। यानी पॉइंट ये है बेटा कि आपको शायद जीवन में ऐसा लगे कि आपकी अच्छाई को कोई गिन नहीं रहा है, आपकी अच्छाई को कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी अच्छाई का बेटा सब ध्यान रखते हैं, आपकी अच्छाई गिनती में आती है, सब लोग देख रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो। अच्छाई कभी भी बेटा बेकार नहीं जाती, ये कहानी आपको ये सिखाती है। ठीक है, तो उनके हार्ट को और स्वैलो को हेवन लेकर जाया गया, जहां पे भगवान ने उनको इस सिटी की सबसे प्रीशियस थिंग्स करके उनको नवाजा। तो मॉरल है बेटा कि ट्रू ब्यूटी लव, कंपैशन और काइंडनेस के अंदर है। ठीक है, बाहरी अपीयरेंस और वेल्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका दिल अच्छा, अगर आप इंसान अच्छे हैं, तो जीवन आपका अच्छा होगा। और बेटा काइंडनेस विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड। भले ही आपकी काइंडनेस को बेटा जल्दी नहीं, ठीक है, समय पर नहीं, बट कभी ना कभी तो आपकी जो काइंडनेस है, जो बेटा आपकी अच्छाई है, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आपको अपनी अच्छाई का फल जो है वो देखने को जरूर 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 मिलेगा। ठीक है, यहां पर आकर बेटा आप लोगों का आज का ये सेशन खत्म हो जाता है। हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर बेटा कुल मिलाकर 4 टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चारों टॉपिक्स बेटा जो हम लोगों ने हमारी आज की क्लास में करे हैं, ये चारों टॉपिक्स आप बच्चों को क्लियर होंगे। इसी के साथ मिलेंगे बच्चों आप बच्चों को आपकी अगली दृष्टि की क्लास में, जिसमें हम और कुछ नए टॉपिक्स के साथ पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।